अधिशोषण तक पढ़ चुके हैं और आज जानने वाले हैं नया टॉपिक। देखो ये जो पूरा का पूरा लेसन है ये 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है अधिशोषण, हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आएगा उत्प्रेरण की बात, जिसे उत्प्रेरक वाला पार्ट है, ये पूरा खत्म करेंगे। उत्प्रेरण वाला, कैटालिसिस वाला पूरा पार्ट खत्म करेंगे तो जाएंगे कोलाइड में। तो 3 ही पार्ट में पूरा का पूरा चैप्टर डिवाइड है। हमने 1/3, हम लोगों ने कल 1/3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, मींस 3 लेक्चर में 1/3 कंप्लीट हो गया है और इसी तरीके से हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्लास की। और जिन बच्चों के बहुत सारे डाउट है, पहले डाउट पूछ लीजिएगा। चलिए पहले डाउट पूछ लीजिए, जो डाउट है फटाफट। कल की क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट आपके मन में आ रहे हैं पूछ लीजिए और फटाफट अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए। सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, बहुत अच्छे होंगे। गौरव कुमार जी, मेरा नाम मैंने बोल दिया है, एक बार आप देख सकते। हाँ यही तो है केमिस्ट्री का हाल, चंद्रशेखर कुमार जी, केमिस्ट्री का यही हाल है। जो मैं पढ़ाता हूँ तो क्लास में समझ में आएगा, बाद में रिवीजन करते हुए पीछे पोछा बन जाएगा, यही तो बात है। न्यूमेरिकल सीरीज आ जाएगी, सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो भैया, आप तब तक करते रहो। पूरा रिवीजन कराने बैठेंगे तो 50 मिनट ऐसे चले जाएंगे। हाँ एक बच्चे का डाउट है सर, केमिकल ऑप्शन जो होता है, जो केमिस ऑप्शन होता है, जो केमिस ऑप्शन होता है उसकी जो एंथैल्पी होती है सर, उसकी जो एंथैल्पी होती है सर, उसकी जो एंथैल्पी होती है, जो एंथैल्पी होती है वो 30 से 240 होती है, 30 से 240 होती है। और मैंने कल आपको कितना बताया था, मैंने कल आपको कितना बताया था, 80 से कितना, 80 से 240 बताया था, याद करो। अब देखो भैया एक बात बताते हैं, केमिस ऑप्शन में अगर आपको आए कोई वैल्यू लगे 200 से ऊपर है, कोई वैल्यू लगे 200 प्लस है, उसी में उड़ा के खत्म कर देना। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया, डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, 200 से प्लस जो भी वैल्यू आएगी उसे केमिस ऑप्शन में उड़ा के खत्म कर देना, समझ रहे हो ना। 200 से प्लस जो भी वैल्यू आपको दिखेगी एंथैल्पी में उठा के खत्म कर देना, खत्म हो जाएगा, बात खल्लास हो जाएगा। चले बहुत बढ़िया, आज पहला पृष्ठ दे, बहुत बढ़िया। ये देखो हम पूछ रहे हैं कल जो पढ़ाया था उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। और ये हमारे गुरुदेव जो हैं, एक हमारे गुरुदेव जो हैं वो पता कहाँ पूछ रहे हैं, पता कहाँ पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं पहले चैप्टर का। चलो शुरुआत करते हैं आज की, शुरुआत करते हैं आज की, और जिसमें पढ़ने वाले हैं उत्प्रेरक। और इस पूरे अध्याय को पढ़ोगे तो तुमको उत्प्रेरक के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगी, मगर उस कंफ्यूजन को मैं दूर करते हुए चलूंगा। मैं ये कहीं नहीं कहूंगा कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, समझना। मैं ये नहीं कहूंगा कहीं भी कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। जैसा आप कह रहे थे जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव करा रहा था, जब आप कह रहे थे कि सर उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। बट मैं आज आपको नहीं कहूंगा कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को घटा सकते हैं। मैं कहूंगा उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो मैं कहूंगा वे पदार्थ जो जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, प्रभावित बोल दो, परिवर्तित बोल दो, जो आपका प्रभाव का मतलब क्या है उसके ऊपर प्रभाव डालेंगे, कैसा प्रभाव डालेंगे देखा जाएगा। ठीक है, तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और यह प्रक्रिया उत्प्रेरण इंग्लिश में कहते हैं, अरे भैया ये हम गलती बहुत, नोट्स बनाते हुए भी बहुत मिस्टेक किए। उत्प्रेरण कैटालिसिस कहलाती है। एक बार लिखो इसको, पढ़ो और याद करो, फटाक से लिखो, पढ़ो, याद करो, यही तो मेरा काम है। चलो फटाक से लिख लो और याद कर लो, इसको नोट कर लो, याद कर लो। उत्प्रेरक क्या होते हैं सर? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं, इसके बारे में और ज्यादा गहन जानकारी आगे दूंगा, बहुत सारी गहन जानकारी भी आगे मिलेंगी। बट यहां पर क्या है, उत्प्रेरक क्या है सर? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। कैसा प्रभावित करते हैं ये नहीं पता, बट हाँ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, उसकी दर को प्रभावित कर सकते हैं, उस पर, उसकी वेग पर प्रभाव डाल सकते हैं।
एकदम आसान भाषा में, और पेपर में पूछा जाता है कि उत्प्रेरण क्या है, या पूछा जाता है उत्प्रेरक क्या है। भैया एमडी सलमान जी, क्या डाउट है ये पूछो। सर एक डाउट है प्लीज बताइए सर, प्लीज ये मत पूछो, इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। अरे भाई आफरीन परवीन जी, वो माना जाता है, माना गया है। देखो देख लो, ये एक्स वाई एन था, सॉरी एक्स वाई एम था, ये क्या था, ये पी था। देख लो थोड़ी देर ग्राफ एकदम सीधा गया था, फिर उसके बाद थोड़ा सा कर्व हुआ था, और कर्व होने के बाद सीधा हो गया था, कर्व होने के बाद सीधा हो गया था। ऐसा ही तो है, मैंने पॉइंट माने थे, ये जीरो है, ओ है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ये तो माना था। तो यदि एकदम स्ट्रेट लाइन है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, तुम बताओ यदि यह एकदम स्ट्रेट लाइन है, ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन है, एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो P और x अपॉन m क्या आएंगे बराबर, तो x अपॉन m बराबर क्या आएगा, AP आएगा। क्यों भैया, जिस हिसाब से x अपॉन m बढ़ेगा उस हिसाब से P बढ़ेगा। देखो ऐसे है ना, ऐसे का मतलब जितना हमारा P बढ़ रहा है उतना हमारा x अपॉन m बढ़ रहा है। तो आपने कहा सर KP आना चाहिए। अगर ये KP आएगा तो उस कंडीशन में जो यहाँ पर P की पावर 1/n लिखी है, इस 1/n का मान कितना रखोगे, तो आप कहोगे सर इस 1/n का मान 1 रख दो। तो कहते इस 1/n का मान 1 रख दिया जाए तो P की पावर 1 का मतलब P ही हो जाएगा। तो मेरी ये वाली कंडीशन एकदम सही बन के आ जाएगी। तो पहले कंडीशन बनाई जाती है ग्राफ को देखकर। सर हम ग्राफ को देखते हैं तो एकदम सीधी लाइन जा रही है, मीन जितना P बढ़ रहा है उतना x अपॉन m बढ़ रहा है। तो आपने कहा सर x अपॉन m बराबर KP आना चाहिए। तो सर KP कब आएगा, KP कब आएगा, जब हम P की जो P के ऊपर लिखा है ना 1/n, इसका मान 1 रख देंगे। तो अगर हम P की 1/n का मान 1 रखेंगे तो P की पावर 1 आएगा। देख लो यहाँ पर हल कर दे रहा हूं, ये लो हल कर दे रहा हूं, और x अपॉन m बराबर क्या आ जाएगा, KP आ जाएगा। ये निकाला था कल, ग्राफ के हिसाब से ये रखा गया है। मान पहले समझोगे कि ग्राफ से ये समझोगे, दोनों आपके ऊपर, चाहे आप ये समझ लो चाहे आप ये समझ, ठीक। वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, वीडियो नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसे हटा रहा हूं, चलो क्लियर हो गया, सभी ने नोट कर लिया, सभी ने नोट कर लिया। कृष्णा कुमार जी 1 शॉट तभी आएगा जब पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। 15 शॉट आए, 15 1 शॉट आएंगे, 15 खत्म, तब तक आप रिवीजन करिए खुद से। बताइए, चले आगे बढ़े। चलिए पहला है धनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है। देखो इसका नाम ही है पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला क्या करेगा, बढ़ाएगा ही। तो आप लिखोगे वे पदार्थ जो जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, समझो ना आराम से एकदम। तो इसका नाम क्या है, धनात्मक, मींस पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव का मतलब बढ़ाना होता है। तो सर वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसके बारे में मैंने पीछे चर्चा की है पिछले चैप्टर में। धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं और यह प्रक्रिया धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। और यह प्रक्रिया धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है, धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। नोट कीजिए एक बार, ठीक है। ठीक है, क्या कहलाती है, धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। एग्जांपल में देख लो, जैसे आपका 2SO2 गैस में है, O2 गैस में है। यदि मैं यहां पर V2O5 डाल दूं, जो कि सॉलिड में होता है, डाल दूं तो क्या होगा 2SO3 बनेगा। 2SO3 बनेगा। तो जहां यहां जो V2F5 है, पहली बात जान लो, ये जो V2O5 है ये क्या है, कैटेलिस्ट है। क्या है, कैटेलिस्ट है। ये भी कैसा कैटेलिस्ट है, पॉजिटिव वाला कैटेलिस्ट है। तो ये जो कैटेलिस्ट यूज किया गया है V2O5, ये क्या करता है, इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। अगला एग्जांपल देख लो सर, जैसे हमने मान लिया, एक नोट करो, अच्छा फिर अगला बताते हैं। देखो एक नोट करो फिर अगला बताते हैं। पहले नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो।
नोट करना जरूरी है। उत्पादक और उत्पादक भैया वही तो है। राखी कुमारी जी सेम ही तो नाम लिख रहे हो तुम। उत्पाद और उत्पादक, उत्पादक उत्पादक क्या है, वही सेम ही तो बोल रहे हो आप। धनात्मक अधिशोषण ऋणात्मक अधिशोषण पूछा नहीं जाता, केवल भारतीय भवन में मेंशन किया गया है। आप चाहें तो केवल आप उसकी डिफिनीशन समझ सकते हैं। यदि अधिशोष पृष्ठ पर ज्यादा हो, यदि अधिशोष का सांद्रण उसके पृष्ठ पर, यदि अधिशोष का सांद्रण अधिशोषक के पृष्ठ पर ज्यादा हो, यदि अधिशोष का सांद्रण अधिशोषक के पृष्ठ पर ज्यादा हो तो इसे धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। यदि अधिशोष का सांद्रण अधिशोषक के पृष्ठ पर कम हो तो इसे ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। चाहो तो नोट कर सकते हो। अगले में आ जाओ सर। जैसे H2 गैस और O2 गैस, H2 गैस और O2 गैस प्लेटिनम उत्प्रेरक, ये भी सॉलिड में होता है, की उपस्थिति में H2O गैस बनाती है, सॉरी लिक्विड बनाते हैं, H2O लिक्विड बनाता है। तो ये कैसा है, यहां पर जो प्लेटिनम का यूज किया गया है ये पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करता है। क्या करता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करता है। ये क्या करता है, भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलती हैं, क्या बनानी होती है, जल बनाना होता है, ठीक है सर। तो सर जल ज्यादा मात्रा में बन पाए इसके लिए हम प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। और प्लेटिनम जो उत्प्रेरक होता है वो क्या करता है, किसी भी रासायनिक, यहां पर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो अभिक्रिया हो रही है इस अभिक्रिया के गति को बढ़ा देता है। गति को जब बढ़ा देगा तो बनने वाला उत्पाद की मात्रा जो बनेगी वो ज्यादा बनेगी। क्या बनेगी, बनने वाले उत्पाद की मात्रा ज्यादा बनेगी। जो कैटलिस्ट होते हैं वो हमेशा आपके एरो के ऊपर या नीचे लिखे हुए मिलेंगे, समझ रहे हो। जो कैटलिस्ट होते हैं वो हमेशा आपके, ये तीर का चिन्ह है ना, इस तीर के चिन्ह के हमेशा ऊपर लिखे हुए मिलेंगे, समझ रहे हो। जो कैटलिस्ट होते हैं वो आपके तीर के चिन्ह के ऊपर लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड भैया, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस आपस में मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। ये रहा पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम। अब आते हैं अगले में, इसका नाम है नेगेटिव वाला। चलो अपने आप बता दो, चलो अपने आप बता दो नेगेटिव वाला क्या होगा। अरे ये सब उत्प्रेरक के ही तो उदाहरण है। ये क्या चल रहा है, ये उत्प्रेरक है, ये उत्प्रेरक है, अभी बहुत सारे उत्प्रेरक आएंगे, उसके क्या एग्जांपल दूं, ठीक है। आप लोग धन्य हो भैया प्रभु, धन्य हो प्रभु तुम लोग, तुमको यही नहीं पता होता कहां से क्या डाउट पूछना है। इतने सारे एग्जांपल चल रहे हैं, उसमें क्या यूज कर रहा हूं, कैटलिस्ट ही तो यूज कर रहा हूं, उत्प्रेरक ही तो यूज कर रहा हूं। गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मस्ती में पढ़ा रहा हूं, एकदम हंसी मजाक में पढ़ा रहा हूं, एकदम जैसे लग रहा है कि एकदम सामने बैठा हूं पढ़ा रहा हूं आपको। बट आप सवाल ही अजीब तरीके से पूछते हो ना। क्या होगा नेगेटिव वाला, क्या होगा, क्या होगा। आप बोलोगे वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक या निरोधक या विरोधक, कुछ भी बोलते हो, निरोधक विरोधक जो भी आप नाम लो, निरोधक विरोधक, जिन्हें हमने कहा था इनहिबिटर। क्या कहा था, इनहिबिटर कहते हैं, क्या कहते हैं, इनहिबिटर कहते हैं। और यह प्रक्रिया ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरण कहलाती है। नोट कर लो फटाक से। देखो तुम ही लोग देखो, इतनी इजी परिभाषाएं बता रहे हैं, अब ये परिभाषा में तुमको डाउट है। क्या लिखा है, सर वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं,
ऋणात्मक उत्प्रेरक या निरोधक इनहिबिटर कहलाते हैं। सॉरी, यहां थोड़ा सही कर देते हैं, कहलाते हो जाएगा ना, कहलाते हैं, ठीक है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे इसका इसका यूज क्यों पड़ा, सबसे बड़ी बात ये आती है, देखो समझो सर, आखिर ऋणात्मक उत्प्रेरक का प्रयोग क्यों किया गया? अच्छा एक बात बताओ जरा, जैसे मैंने हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया और इसको तोड़ा तो क्या बनेगा? जल बनेगा। और क्या बनेगा? ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो ये कितनी मात्रा में? हाफ बना लो, यहां दो लगा दो, ठीक है, दो लगा दो, सॉरी दो नहीं, हाफ नहीं बनेगी, ऐसे रखो, हो गया ना बैलेंस, दो दूनी 4, हाँ ठीक है, चलो ये गैस के रूप में जाएगी। देखो एक बात देखो सर, इसका यूज क्यों हुआ, आखिर इसका प्रयोग क्यों किया गया? हम क्यों चाहते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग घटे? हम तो चाहते हैं जल्दी काम हो जाए, हम तो चाहते हैं जल्दी काम हो जाए, हम लोग तो यही चाहते हैं ना कि कोई भी काम हो जल्दी से हो जाए। क्यों ज्यादा टाइम लगे भैया? अगर वेग घटेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। हम लोग पहले पीछे पड़ के आए हैं केमिकल काइनेटिक वाले में कि भैया अगर वेग घटेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर टाइम ज्यादा लगेगा बीड़ू को क्या बोल रही बच्चा बाड़ी, अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो काम करने में मजा नहीं आएगा, काम जल्दी हो जाना चाहिए। सर क्यों घटाया? देखो इसीलिए घटाया, देखो हम यहाँ क्या बना रहे हैं? जल बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? आप कहोगे सर हाइड्रोजन परऑक्साइड से बना रहे हैं। सर हाइड्रोजन परऑक्साइड से जब हम जल बना रहे हैं तो हम जितना जल बनाना चाहते हैं उतना ही बने, जितना जल बनाना चाहते हैं उतना ही बने, जितना जल बनाना चाहते हैं उतना ही बने, ज्यादा ना बने, जितना बनाना चाहते हैं उतना ही बने। इसलिए हम यहां पर H3PO4 का यूज करते हैं। लिक्विड में का नाम सभी जानते हो, फास्फोरिक अम्ल है, इसका नाम क्या है? फास्फोरिक अम्ल है। ये यहाँ पर किसका काम करता है? निगेटिव कैटलिस्ट का कार्य करता है, जिसे हम इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जो H3PO4 है वो क्या करता है? निगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है, और निगेटिव कैटलिस्ट होने की वजह से ये अभिक्रिया के वेग को घटा देता है। मींस अभिक्रिया के वेग को घटा देता है, मींस हमें जो बनाना होता है, यहाँ क्या बनाना है? जल, और क्या बनाना है? ऑक्सीजन गैस, जो हमारे लिए उपयोगी है, हम इसको लेते हैं। तो हमको दोनों उपयोगी है, यहाँ जल भी उपयोगी है और ऑक्सीजन गैस भी, दोनों के बिना हम जिंदा रह ही नहीं सकते। तो सर दोनों को बनाना है, और दोनों को बनाना है तो एक भैया एक मात्रा में बने ना, ज्यादा बन जाएगा तो क्या यूज आएगा? पता लगे हमको इतना ही चाहिए और बन गया ज्यादा तो क्या करेंगे? उसका ऑक्सीजन गैस तो उड़ जाएगी। तो हम जितनी मात्रा में बनाना चाहते हैं उतनी ही मात्रा में बनाएं, इसीलिए हम नेगेटिव कैटलिस्ट का यूज करते हैं। हाँ, ताकि आपको पता चले H3PO4 क्या है, कैटलिस्ट है, वो भी कैसा है? नेगेटिव है। तो नोट करो इसको, आगे बढ़े, फटाक से नोट करो फिर आगे बढ़ा जाए। नोट हो गया? कहां ब्रैकेट में लिखा है? ये एल लिखा है भैया, लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ जो फास्फोरिक अम्ल होता है ना वो लिक्विड फॉर्म में है, एल बता रहा है लिक्विड फॉर्म में है, ये एल बता रहा है लिक्विड फॉर्म में है, ये बता रहा है गैस के फॉर्म में। ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है ये लिक्विड और गैस के फॉर्म में होता है। अच्छा 9 में पढ़ाया जाता है भैया, आप लोग पता नहीं कहाँ पढ़ रहे हो, किस दुनिया में जी रहे हो। आओ अच्छा अगले में आओ, चले। अरे भैया रुको, नीतीश कुमार जी रुको, हम जानते सरकार तुम्हारी ही है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, बट रुको थोड़ा सा ठहरो, ठीक है, चलो आओ। सर समांगी उत्प्रेरण क्या होता है? क्या होता है समांगी उत्प्रेरण? तो लिखते जाएंगे, परिभाषा याद करेंगे, या पहले समझ लो फिर लिखना, मैं लिखने का टाइम दे रहा हूं। जब जब किसी अभिक्रिया में जब किसी अभिक्रिया में जब किसी अभिक्रिया में जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक अभिकारक व उत्प्रेरक अभिकारक व उत्प्रेरक समान प्रावस्था में हो, मैं सेम फेज में हो, सेम फेज में समान प्रावस्था में हो, प्रावस्था में हो तो ऐसा उत्प्रेरण समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। क्या परिभाषा एक बार लिख लीजिए सबके सब, और बताइए क्या बात समझ में नहीं आ रही। फटाक से लिख लीजिए, फिर बताइए क्या बात समझ में नहीं आ रही। जल्दी से लिखिए भैया, सभी को याद है भैया, को भूल गए क्या सर? भूल गए हैं सर?
जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक व उत्प्रेरक समान प्रवस्था में हो तो ऐसा उत्प्रेरण समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं मतलब उत्प्रेरक या कहलाते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कह रहे हो, कहाँ क्या घटा, भूल गए, कुछ भी मस्ती कर रहे होगा तुम लोग। ठीक है, तुम लोग भी यार मस्ती करने लगते हो। ठीक है, मैं लाइट बंद कर दे रहा हूँ नीचे वाली। मैं काला दिखूंगा कोई दिक्कत नहीं, बट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं काला दिखूंगा कोई दिक्कत नहीं, बट आपको समझ में आना चाहिए काला दिखने से क्या होता है। चलो एग्जाम्पल देखे जाए, एग्जाम्पल देखे जाए। चलो जैसे मैंने कहा SO2 गैस के फॉर्म में है और यहाँ O2 भी गैस के फॉर्म में है। और यदि मैं यहां ऐसा कैटलिस्ट यूज करूं, पहले बना लेता हूं क्या बनाएगा, यहां मैं ऐसा कैटलिस्ट यूज करूं तो क्या कह रहे हैं कि सर ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक की सामान्य प्रवस्था हो। मींस सर अगर मैं यहां पर ऐसा उत्प्रेरक यूज करूं जिसका फेज मतलब जिसकी प्रावस्था अभिकारक की प्रावस्था के समान है। प्रावस्था का मतलब होता है उसकी पदार्थ की अवस्था कौन सी है। तो यहां पदार्थ की अवस्था क्या है, गैस। यहां क्या है, गैस। तो हमारे अभिकारक जो है वो गैस प्रावस्था में है, तो हमारा उत्प्रेरक भी कैटलिस्ट भी गैस प्रावस्था में होना चाहिए। तो ऐसे उत्प्रेरण को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। चला जाता हूं किसी की धुन में, किसी के दिल के तराने लिए, चला जाता हूं किसी की धुन में, किसी के दिल के तराने लिए। अरे ठीक है यार, के को आप क्या परेशान हो, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, अरे तुम लोग भी ये यहाँ क्या बच्चा पाठी, अरे के को की तुम क्या दिक्कत कर रहे हो, के को की क्या काको की नानी ने। चलो अच्छा ये समझ में आया। प्रावस्था का मतलब है उस पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था क्या चल रही है, उसका फेज क्या है, उसका स्टेट क्या है। यहां स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ मैटर क्या है। सर अगर ये मैटर है सल्फर डाइऑक्साइड तो इसकी स्टेट है गैस। अगर ये O2 हमारा मैटर है तो इसकी स्टेट है गैस। तो जो हमारा कैटलिस्ट यूज होना चाहिए उसकी स्टेट भी सेम रहनी चाहिए। तो ऐसे उत्प्रेरण को, ऐसे कैटालिसिस को होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। एक और एग्जांपल तो नोट करना जरूरी है, पेपर नंबर कट जाएंगे। एक और चीनी ले लो, चीनी 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 चीनी। यदि मैं चीनी ले लूं बट एक्वा सॉल्यूशन में, मींस शरबत, चीनी का जलीय विलयन, AQ का मतलब एक्वा सॉल्यूशन, सुन लो पूछना नहीं, AQ का मतलब एक्वा सॉल्यूशन, पिछले से पढ़ा रहा हूं। तो होता है जलीय विलयन, विलयन है मतलब लिक्विड फॉर्म में है, और इसमें मैं पानी डाल दूं थोड़ा, वो भी लिक्विड फॉर्म में ही है। तो क्या बनेगा, यहां बनेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज पिया करो भैया तुम लोग, क्या बनेगा ग्लूकोज एक्वा फॉर्म में बनेगा, और बनेगा फ्रक्टोज एक्वा फॉर्म में बनेगा। क्या बनेगा, एक्वा फॉर्म में, मतलब जली जली विलियन 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 विलियन। विलियन कैसा होता है, विलियन कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो सर ऐसा कैटालिसिस यूज करेंगे, ऐसा कैटालिस्ट यूज करेंगे जो हमारा लिक्विड फॉर्म में हो, जो हमारा लिक्विड फॉर्म में हो। कैसा हो, लिक्विड फॉर्म में हो। तो सर हम यहां पर जो यूज करते हैं, यहां पर जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। थोड़ा इस लाइन को उड़ा लेते हैं। यहां पर जो यूज करते हैं उसका नाम है H2SO4। क्या नाम है, H2SO4 है। क्या नाम है, H2SO4 है। तो H2SO4 किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। सर इसकी फॉर्म भी लिक्विड है, इसकी फॉर्म भी लिक्विड है, और ये भी लिक्विड ही फॉर्म में है। क्यों सर, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब होता है जलीय विलयन। जो जलीय विलयन बनता है वो लिक्विड फॉर्म का ही बनता है। कैसा बनता है, लिक्विड फॉर्म का ही बनता है। तो हम इसको बोलेंगे एक्वा सॉल्यूशन जो है वो भी लिक्विड फॉर्म में है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, और हमारा कैटालिस्ट भी लिक्विड फॉर्म में है। तो ऐसे उत्प्रेरण को कहा जाएगा, क्या सर, कहा जाएगा समांगी उत्प्रेरण, होमोजीनियस कैटालिसिस। अगले में चलते हैं, नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़े। अरे भैया एल का मतलब केवल लिक्विड, लिक्विड है, उसमें कुछ नहीं मिला है, वो प्योर है, लिक्विड है। वैसे तो कोई कुछ प्योर नहीं होता, बट वो लिक्विड फॉर्म में है, लग रहा है कि द्रव है, लिक्विड है। बट जो एक्वा होता है वो सोल्यूशन बनाया जाता है, जलीय विलयन होता है, थोड़ा जल मिला के बनाया जाता है। जैसे चीनी होती है, तो चीनी कैसी है, ठोस है। चीनी कैसी है, ठोस है। चीनी कैसी है, ठोस है। बट यहाँ क्या लिखा है, AQ, मीन सर यहाँ सॉलिड का यूज ना करके AQ का यूज किया गया। मतलब हम समझ सकते हैं यहाँ चीनी, चीनी का विलयन है। चीनी का मतलब शरबत की बात की जाए, शीरे की बात की जाए, तो शरबत कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में ही तो होता है, की बात की। चलो अगले में आ जाओ, बातें कम करेंगे पढ़ेंगे ज्यादा, ठीक है, बातें कम करेंगे पढ़ेंगे ज्यादा। चलो आ जाओ, विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है, तो क्या बोलोगे,
जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद बोल रहा हूं, अभिकारक व उत्प्रेरक समान प्रावस्था में ना हो तो ऐसा उत्प्रेरण विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहलाता। नोट कर लीजिए फटाफट। रोशन कुमार जी, अभी आपको इस सभी का जवाब मिल जाएगा, बट थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा उसके लिए तुमको। सब्र करोगे तो सब्र में मिलेगा सब्र। ज्यादा एग्जाम्पल मैं ले नहीं रहा हूं। मैं आशा करता है, अपन आशा करता है, मीन्स हम आशा करते हैं कि आप ज्यादा एग्जाम्पल अपनी एनसीईआरटी बुक से पढ़ोगे। नई एनसीईआरटी बुक है, क्योंकि जो मार्केट में नहीं आ रही है उसमें ये चैप्टर नहीं है। जो मार्केट में नई एनसीईआरटी आ रही है, चाहे वो फर्स्ट पार्ट वाली हो चाहे वो सेकंड पार्ट वाली हो, केवल और केवल मिलाकर केवल 10 लेसन मिलते हैं। तो जो नई एनसीईआरटी, जो मेन मार्केट में चल रही है एनसीईआरटी, भैया वही तो रहेगी। बिहार बोर्ड तो अपनी अलग कोई एनसीईआरटी छपवाएगा नहीं। कहता तो बहुत दिल ठोक के है, दिल ठोक कर कहता है कि भैया हम एनसीईआरटी का पालन करते हैं, और हम लोगों का मन करता है कि भैया मैं सीधे ऐसे कह दूं, कहां एनसीईआरटी का पालन करते हो भैया? एनसीईआरटी में तो केवल 10 लेसन है, तुम तो 15 पढ़वा रहे हो हमसे। कहां एनसीईआरटी का पालन कर रहे हो? बच्चा कहां जाए एनसीईआरटी लेने? जो मीडियम क्लास का बच्चा है, जिसके पास पैसे कम है, जो केवल पूरे का पूरे पैसे जो उसके गार्जियन कमाते हैं उतना नहीं कमाते हैं, पूरा का पूरा पैसा उसकी पढ़ाई पर लगा देते हैं, तो कहां से किताबें लेकर आए? किताबें भैया जो सरकारी किताबें वही सस्ती हैं। सरकारी किताबों की सस्ती हैं तो उनका पैटर्न नहीं लगा रहे हो, ताकि बच्चा खरीद ना पाए। तो हर जगह तो धाना कर दिए, चलो अपने से क्या लेना देना तो बहुत सारा है, बट क्या कह सकते हैं, चलो छोड़ो। आओ, अच्छा देखो, सेम एग्जांपल ले रहा हूं, SO2 वाला, यहां O2 वाला, और यहां जो यूज कर रहा हूं इस बार, भैया बात को पकड़िएगा, पकड़ लोगे बात को, मजा आ जाएगी। यहां जो यूज कर रहा हूं V2O5। वो भी V2O5 कैसा होता है? सॉलिड में होता है। तो एग्जाम्पल में लिख रहा हूं और आप एग्जाम्पल लिखते जाओगे और समझते जाओगे क्या आप कह रहे हो सर। जैसे मैंने कहा N2 गैस है और एक है H2 गैस, और मैंने जब उत्प्रेरक इस्तेमाल किया, क्या बनी? अमोनिया गैस। क्या बनी? अमोनिया गैस। यहां मैंने जो उत्प्रेरक इस्तेमाल किया वो इस्तेमाल किया Fe। ये भी सॉलिड में ही होता है। क्या होता है? सॉलिड में ही होता है। अगला आ जाओ, जैसे मैंने ले लिया वेजिटेबल ऑयल। क्या ले लिया? वेजिटेबल ऑयल ले लिया। क्या ले लिया? वेजिटेबल ऑयल ले लिया। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल ले लिया। ऑयल है तो किसमें होगा? लिक्विड में होगा। और इसमें मैंने जल मिला दिया, क्या बना? वेजिटेबल घी बना। जल मिलाने पर, ठीक है, नोट करो। ठीक है, रुको, वेजिटेबल, रुको, इस एग्जांपल में रुको, थोड़ा सा रुको, एक बार और देखने दो। वेजिटेबल ऑयल लिया, अच्छा, इसमें मैंने हाइड्रोजन गैस डाली। गैस डालते हैं और बनाते हैं वेजिटेबल घी। एक सॉलिड बनता है वैसे। यहां मैं जो कैटलिस्ट यूज कर रहा हूं, मान लीजिए निकल का यूज कर रहा हूं, सॉलिड होता है। तो सर ये जितने भी एग्जाम्पल आपको दिख रहे होंगे, देख लीजिए। गाना सुनाइए ना। अरे गाना गा देंगे यार। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, V2O5 का नाम है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, Fe तो जानते हो आयरन है, Na को जानते हो निकल है। ठीक है, तो V2O5 का नाम है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इस रिएक्शन में देखने पर सर एक बात पता चलती है कि इस रिएक्शन में अभिकारक की कुछ दूसरी प्रावस्था है और हमारे उत्प्रेरक की कुछ दूसरी प्रावस्था है। देखो यहाँ, ये लिक्विड है, गैस है, तो इसको सॉलिड में लिया। ये गैस है तो सॉलिड में लिया। ये गैस है तो सॉलिड में लिया। सर इतनी जितनी रिएक्शन आपको दिख रही हैं, इन रिएक्शनों में जो आपने अभिकारक यूज किया है और जो आपने कैटलिस्ट यूज किया है, उन दोनों की प्रावस्था समान नहीं है।
अगर सर प्रावस्था समान नहीं है तो ऐसी उत्प्रेरण को कहा जाता है विषमांगी उत्प्रेरण, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। आप सही कर दो आके, मैं तो सही कर दूंगा। ठीक है मुस्कान जी, आप सही कर दो आके, मैं तो सही पढ़ा रहा हूं, अब आप आके सही कर दो आके। शायद आप कुछ दूसरी बुक पढ़ी हो, क्योंकि आप लोग तो सीधे एग्जाम्पल SO3 क्या होगा, अरे बता तो दिया भैया सोनू निगम जी गाना गाने में। SO3 का पीछे ही नाम बताया था, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। छोटे छोटे नाम आपको 10th में सिखाए जाते हैं। SO3 है सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये है सल्फर ट्राई, सल्फर ट्राई, ट्राई मत करना वैसे, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये है सल्फर डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस। ये वेजिटेबल ऑयल है, इसमें जब हम हाइड्रोजन गैस डालते हैं निकल की उपस्थिति में, निकल उत्प्रेरक का यूज करके, तो हमारा वेजिटेबल घी बनता है। चले अगले बात चलते हैं। श्वा उत्प्रेरण क्या है? श्वा उत्प्रेरण, श्वा उत्प्रेरण का मतलब होता है ऑटो कैटालिसिस। क्या अपने आप जो हो जाता है, उसके लिए हमें उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है। तो बोलोगे जब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो ऐसा उत्प्रेरण, श्वा उत्प्रेरण कहलाता है। श्वा उत्प्रेरण कहलाता। परिभाषा फटाक से नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल बीच में क्या लिखते हैं, कहां? ये कैटलिस्ट है भैया, ये जो लिखे हैं कैटलिस्ट हैं, उत्प्रेरक हैं, और ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये इनकी प्रावस्थाएं हैं। सवाल क्या पूछ रहे, देखो किसी भी यहां तक जितने भी सवाल आ रहे हैं ना, मुझे लगता है इतनी तेज कभी कभी गुस्सा आती है कि मन करता है एक आधे को धो दूं। फिर कहते हो सर विशाल सर तो अच्छा नहीं पढ़ाते, विशाल सर तो गुस्सा करते हैं। गुस्सा करने वाले काम करते हो यार तुम लोग। काम करते गुस्सा करने वाले। चलो एग्जांपल देखो, CH3COO, थोड़ा साइड से लिखते हैं, बड़ा एग्जांपल है। CH3COO, इसमें मिलाया मैंने जल, जल और बना क्या, बना CH3COOH और प्लस का बना C2H5OH। इन सबके नाम आपको मालूम है, पीछे रिएक्शन आ चुकी है, याद आई आपको? छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यही ना, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये यहां मिस्टेक है, बस, और कोई मिस्टेक है क्या? है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्प्रेरक समान प्रावस्था में ना हो तो ऐसा उत्प्रेरण विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। 2 2 4, 2 दूनी 4, 2 6, 3 दूनी 6, 2 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, तय कर दिया, बस ओके। चलो आओ यहां, इसे देखो सर, ये अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में कहीं आपने कोई भी कैटालिस्ट यूज नहीं किया। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सर इस अभिक्रिया में कहीं आपने कोई कैटालिस्ट यूज नहीं किया सर। तो सर ये कैसी अभिक्रिया होगी, ये कैसा उत्प्रेरण होगा? तो उन्होंने कहा जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही, ये 2 उत्पाद बने हैं, बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है तो ऐसे उत्प्रेरण को ही स्व उत्प्रेरण कहा जाता है, ऑटो कैटालिसिस कहा जाता है। यहां पर जो बना हुआ है ना, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, ये है स्व उत्प्रेरक। क्या है? ये है स्व उत्प्रेरक, ऑटो कैटालिस्ट, ये है स्व उत्प्रेरक। और ये क्या करता है? इस अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। जैसे जैसे ये बनता जाएगा अभिक्रिया की गति बढ़ती जाएगी, इसलिए इसे कहा जाता है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। झूठी है, फरेब वाली है, समझ रहे हो, फरेब वाली है।
कि सर जब किसी ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें बना उत्पाद ही क्या करे, बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करने लगे, तो ऐसे उत्प्रेरण को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। तो ये उत्प्रेरक क्या कहलाएगा? स्व उत्प्रेरक कहलाएगा, ऑटो कैटलिस्ट कहलाएगा। एनओ को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। एनओ है ना, अरे भैया एक होता है N2O, एक होता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। लिख लो भैया तुम लोग भी, क्या कभी कभी नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, सब 11th की चीजें हैं। क्या पूछ रहे हो? 11th में पहले चैप्टर में, मुझे लगता है पहले चैप्टर में जहां मैं आपको पढ़ा रहा था गुणित अनुपात का नियम, वहां मैंने पढ़ाया था N2O, NO, NO2, N2O3, N2O4, N2O5 सब पढ़ाया था, बट याद ही नहीं आता किसी को। छोड़, समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो भी आगे बढ़े। चलो नोट कर लो। नोट हो गया? जी सर जी। नहीं याद है तो क्या करोगे भैया? अगला देखो, नाम है प्रेरित उत्प्रेरण। क्या है प्रेरित उत्प्रेरण? इंड्यूस्ड कैटालिसिस क्या होता है? तो बोलोगे जब कोई एक अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है, तो ऐसा उत्प्रेरण प्रेरित उत्प्रेरण कहलाता है, इंड्यूस्ड कैटालिसिस कहलाता है, प्रेरित उत्प्रेरण कहलाता है, मतलब क्या है सर? कि एक बच्चा है, उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, और हमने क्या किया, उसको क्या किया? मोटिवेट कर दिया, तो क्या हो गया? उत्प्रेरित हो गया। कितना प्रेरित हो गए हम? सर आपकी बात सुन के हम प्रेरित हो गए, मुझे प्रेरणा मिली कि मैं काम कर सकता हूं। देखो एक अभिक्रिया लेता हूं, ये है ना, ठीक है। जब मैंने इसमें हाफ O2 मिलाया तो ये अभिक्रिया नहीं हुई, समझना। जब मैंने सोडियम, इसका नाम है सोडियम आर्सेनाइट, ठीक है, नाम अपने आप से देख लेना, नाम नहीं पूछा जाता, ठीक है। जब मैंने एक अभिक्रिया ली, ये अभिक्रिया हो ही नहीं रही थी, अपने आप हो ही नहीं रही थी, ठीक है, हो ही नहीं रही थी अपने। तो क्या किया? एक दूसरी अभिक्रिया आई, कौन सी आई? ये है सोडियम सल्फाइड वाली। ये तो हो जा रही थी, तो क्या हुआ सर? कोई एक काम नहीं कर रहा था। देखो यहां ऊपर वाली अभिक्रिया काम नहीं कर रही थी, हो ही नहीं रही थी, तो नीचे वाली एक अभिक्रिया आती है और कहती है रुको मैं तुम्हारे साथ मिलके काम करता हूं। भैया देखो ऊपर वाली अभिक्रिया नहीं हो रही है, नहीं सर मन नहीं लग रहा काम, सर रुको हम आते हैं तुम्हारे घर, हम मिलके काम करवाते हैं, अभी हो जाएगा, चिंता मत करो, अभी मिलके काम करवा लेते हैं, हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया क्या करेगी? इस अभिक्रिया के साथ मिलके काम करेगी। मिल का मतलब जुड़ के काम करेगी, तो जोड़ लो Na3AsO3 प्लस का Na2SO4, सॉरी Na2SO3, इन दोनों को जोड़ लिया और हाफ O2 मिलके O2 जुड़ गया, एरो बना। सर क्या बनेगा? सर यहां तो Na2SO4 बन ही रहा था, अब यहां क्या बनेगा? ये अभिक्रिया हो जाएगी और बन जाएगा Na3AsO4। लो अभिक्रिया हो गई सर, सर एक अभिक्रिया हो ही नहीं रही थी, ये वाली अभिक्रिया हो ही नहीं रही थी। एक दूसरी अभिक्रिया आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ मिलके काम करती हूं, प्लस है यहां, जोड़ी गई है। कहती है एक दूसरी अभिक्रिया आती है और पहली अभिक्रिया से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ मिलके काम करूंगी, हो जाएगी काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो हो गया। जब कोई एक अभिक्रिया
किसी दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है, मींस उसे प्रेरणा देती है, उसे धक्का देती है, उसे पुश करती है कि हो जाएगी अभिक्रिया, चिंता क्यों करती हो, अभी मैं करवा देती हूं। तो जब एक अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है तो ऐसी अभिक्रिया को ऐसे उत्प्रेरण को कहा जाता है प्रेरित उत्प्रेरण। क्या कहा जाता है? प्रेरित उत्प्रेरण कहा जाता है। खुशी झा जी, अब क्या समझाया जाए तुमको? कबीर राशि जी, तुम एक बात पे क्यों अटके हो? क्यों अटके हो? मैं कल से वही अटके हो, तुम अपने आप से नहीं सर्च कर पाए एंथैल्पी क्या होता है। मैंने कल ही बताया, एंथैल्पी एक प्रकार का अवस्था फलन है। पूरा पढ़ना है तो थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में देखो जाके, और समझो समझो समझाएं समझो। जब तुम ऊर्जा लेते हो या देते हो, जब तुम ऊर्जा लेते हो या देते हो तो ऊर्जा का जो परिवर्तन आता है उसे एंथैल्पी कहा जाता है। और एंथैल्पी का मान हमेशा कैलोरी में लिया जाता है, किलो जूल में तो लिया जाता है, कैलोरी में भी लिया जाता है। ये आपको 10th में पढ़ाया गया होगा। कहां बताऊं? जहां आपने पढ़ा होता कार्य ऊर्जा सामर्थ्य, एक चैप्टर है फिजिक्स में, वहां याद करो, एंथैल्पी पढ़ाई गई होगी। और मैंने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया है पिछले साल 11th में। समझ नहीं आया? मैंने कहा एक दूसरी अभिक्रिया है, ये वाली अभिक्रिया है, ये हो रही है, देखो रिएक्शन हो गई, ये अभिक्रिया रिएक्शन नहीं हो रही है। तो ये रिएक्शन क्या कहती है कि मैं कहती हूं कि मैं तुम्हारे साथ मिल जाती हूं, मिल जाती मतलब जुड़ जाती हूं, मैं तुम्हारे साथ जुड़ जाती हूं और फिर देखते हैं कि तुम्हारी अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। तो ये आती है अभिक्रिया, इसके साथ जुड़ जाती है, देखो जुड़ गई, Na2SO3 है, Na3SO3 है, हाफ O2 मिलके O2 बन गए। तो जब ये दोनों अभिक्रियाएं आपस में जुड़ गई तो जो ऊपर वाली अभिक्रिया नहीं हो रही थी वो भी हो गई। तो ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है, ऐसे उत्प्रेरण को कहा जाता है प्रेरित उत्प्रेरण। क्या कहा जाता है? प्रेरित उत्प्रेरण कहा जाता है। अगले में आ जाओ, उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं? तो क्या बोलोगे? ऐसे उत्प्रेरक या बोलो वे पदार्थ बोल दो, वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देते हैं, जो किसी उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं, जिन्हें हम प्रमोटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमोटर्स। उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं, प्रमोटर्स कहलाते हैं। अभिक्रिया लिखता हूं एक, फटाक से देखो, N2 गैस प्लस 3H2 गैस एरो अमोनिया गैस। यहां उत्प्रेरक क्या यूज किया गया? Fe। और यहां वर्धक क्या यूज किया जाएगा? MO। इसका नाम है मॉलिब्डेनम। क्या नाम है? मॉलिब्डेनम। ये भी सॉलिड में ही होता है। तो जो ऊपर वाला है, ये वाला जो है वो उत्प्रेरक है, और जो नीचे वाला जो है वो वर्धक है। तो उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं या वर्धक क्या होते हैं? प्रमोटर्स क्या होते हैं? तो आप कहोगे सर प्रमोटर्स वे होते हैं जो केवल और केवल उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाते हैं। बस अभिक्रिया में भाग लेने से उन्हें कोई मतलब नहीं ना, वो अभिक्रिया की गति को नहीं बढ़ाएंगे। पेपर में क्वेश्चन आता है वर्धक क्या होते हैं, क्या वर्धक करते हैं, या वर्धक के प्रभाव से होता है अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है, अभिक्रिया की गति घट जाती है, उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ जाती है, या उत्प्रेरक की क्षमता नष्ट हो जाती है। 4 ऑप्शन। वर्धक क्या होते हैं? उत्प्रेरक की गति को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया की गति को घटा देते हैं, उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देते हैं, या उत्प्रेरक की क्षमता को नष्ट कर देते हैं। तो आप कहोगे वर्धक जो होते हैं वो केवल और केवल उत्प्रेरक की जो पावर होती है, कैटलिस्ट की जो पावर होती है, उसकी क्षमता को बढ़ा देते हैं। और जब क्षमता बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया की गति ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है? तो वर्धक जो होते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं, वो उत्प्रेरक की क्षमता को, पावर को बढ़ा देते हैं। ठीक है? अगले नोट कर लीजिए, फिर अगले में चलते हैं फटाक से। जोड़ लीजिए, हाफ O2 मिलके O2 का एक ही आएगा। समझ रहे हो ना हर्ष झा जी? जोड़ लीजिए एक बार। कैमरा ब्लर कर रहा है, दिख रहा है हल्का सा शायद। नोट कर लिया? टाइम होगी सर, जा सकते हो टाइम होगी तो। उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, जिन्हें हम पॉइजन्स कहते हैं? एक बात और समझो,
एक बात और समझो, क्या प्रमोटर का मतलब समझा दे। मान लो ये तुम हो, ये तुम हो, ये तुम हो, उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। मीन्स पता है कि ये पेपर होने वाला है, मान लो ये पेपर है, पता है ये पेपर होने वाला है, तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, अपनी पूरी कार्य की पूरी क्षमता से उसे कार्य करते हैं, ताकि रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है, ताकि रिजल्ट क्या है, अच्छा है। एक और समझ लो, जो उत्प्रेरक होते हैं वो हम लोग हैं, और ये परीक्षा हमारी, इसे पास करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसका रिजल्ट बनाना है। तो हम क्या करते हैं, अपनी पूरी क्षमता से इसका कार्य, पूरी क्षमता से पेपर को करते हैं, उसके लिए पढ़ाई करते हैं। बट वर्धक क्या होते हैं, प्रमोटर्स क्या होते हैं, हम लोग हैं, अपनी बात कर रहे हैं। जो टीचर्स आपके होते हैं, टीचर्स बोल दो, वर्धक क्या है यहाँ पर, टीचर्स। क्या है, टीचर्स। टीचर्स क्या करते हैं, क्या करते हैं, आपको प्रेरित करते हैं, आपकी क्षमता को बढ़ाते हैं कि भैया, अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आया, चलो समझा देते हैं हम। तो टीचर्स क्या होते हैं, वर्धक का काम करते हैं, प्रमोटर्स का काम करते हैं। तो जो प्रमोटर्स होते हैं वो आपको, मतलब जो हम लोग होते हैं, आपको प्रेरित करते हैं, आपने पूरी और क्षमता से, जितनी क्षमता थी उससे ज्यादा क्षमता से अपने कार्य करते हैं, ज्यादा क्षमता से कार्य करते हैं, तो फिर क्या बन जाता है, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। अब यहां आ जाओ, पॉइजन्स क्या होते हैं, अभी एग्जाम्पल बताऊंगा बढ़िया। क्या कह रहा हूं, देखो, वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की क्षमता को, जो किसी उत्प्रेरक की क्षमता को नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं, जिन्हें पॉइजन्स कहते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते, उत्प्रेरक विष कहलाते। ठीक है, मुस्कान कुमारी जी, तुम्हारा मन पढ़ने में ना लगता है ना, मैं भी डांट खा जाऊंगी तुम मुझसे, अभी डांट खा जाओ तुम मुझसे, बहुत भयंकर डांट खाओगी, फिर रोती हुई मिलोगे अपने घर के अंदर, फिर अभी शिकायत करोगे प्रिंसिपल के पास, सर विशाल सर बढ़िया नहीं पढ़ते। जब मैं कह रहा था एमओ, तो मैंने कहा था एमओ मॉलिब्डेनम होता है, कह रहा था ना, हमारा ध्यान तो कहीं और है। मेरा स्वभाव ऐसा ही है, छोड़ता नहीं किसी को। आओ देखो अभिक्रिया, देखो, मान लीजिए सेम अभिक्रिया लेते हैं, हटो, सेम अभिक्रिया लेते हैं, अरे भैया हटोगे, क्या हो रहा है, लेते हैं, कराते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं, सेम अभिक्रिया लेते हैं, कराते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं। ठीक है, चलो, एफी क्या है, आपका क्या है, उत्प्रेरक है, यहां क्या है, H2S है, इस बार क्या है, H2S है। अब देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये विष है, और ये उत्प्रेरक। अभी भी एग्जांपल समझो, ये कौन हो तुम लोग, ये क्या है, एग्जाम, निकालना क्या है, पाना क्या है, रिजल्ट, पाना क्या है, रिजल्ट। और ये कौन है, विष, ये हैं आपके रिश्तेदार। रिश्तेदार के घर जाना बंद कर दो, समझ रहे हो, रिश्तेदार के घर जाना बंद कर दो, रिश्तेदार के घर जाना इसलिए बंद कर दो क्योंकि यही हैं जो विष का काम करते हैं, पॉइजन का काम करते हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो, क्या करते हैं, रिश्तेदार ही हैं जो पॉइजन का काम करते हैं, सही पकड़े है ना। इसीलिए भैया रिश्तेदार के घर तब जाना, रिश्तेदार के घर तब जाना जब आपका पेपर रिजल्ट आ जाए, उससे पहले मत जाना। ये सब होंगे ना जितने, ये सब के सब यही कहेंगे, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा। ये तुमको पता सिलेबस में नहीं है, अभी तक ये नहीं पता तुम कौन सा चैप्टर सिलेबस में नहीं है। क्या ये बच्चे क्या बताया, मतलब तुम्हारी भारतीय भवन में जो होगा वही पढ़ोगे। चलो अच्छा, ये कुछ उत्प्रेरक की विशेषताएं हैं, फटाफट देख लो, ये कुछ उत्प्रेरक की विशेषताएं फटाफट देख लो, सिर्फ याद करने वाली चीजें हैं।
ठीक है, अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक अपरिवर्तित रह जाता है। मींस अभिक्रिया जब हो जाती है तो हमेशा जो उत्प्रेरक होता है वो अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है इसमें, मगर फिर भी इसमें कुछ भौतिक परिवर्तन आ जाते हैं। भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। अगली बात, उत्प्रेरक की अल्प मात्रा, मींस उत्प्रेरक की थोड़ी सी मात्रा से ही आप अभिकारकों की पर्याप्त मात्राओं के बीच अभिक्रिया कराई जा सकती है। मींस थोड़ा सा उत्प्रेरक ही काफी है आपकी अभिक्रिया को कराने के लिए। मींस मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो बच्चे कमजोर होते हैं पढ़ने में, जो कहते हैं हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम पढ़ रहे हैं खाली पास होने के लिए, वो उत्प्रेरक हैं। अगर आप सोच लो, आपके अंदर क्षमता है, हिम्मत है, अगर आप सोच लो पढ़ने की तो आप कर जाओगे। वही बात यहां कह रही, उत्प्रेरक की अल्प मात्रा, थोड़ी सी मात्रा से ही आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। अगले में आ जाओ, महीन चूर्ण। चूर्ण में समझते हो, चूरन, पिसा हुआ। महीन चूर्ण की अवस्था में उत्प्रेरक अधिक प्रभावकारी होता है। मींस अगर खड़ा खड़ा उत्प्रेरक हो, मैं पूरा का पूरा इतना बड़ा टुकड़ा डाल दो, भैया N2H2 की अभिक्रिया चल रही है, आयरन का इतना बड़ा टुकड़ा डाल दो, तो टुकड़ा, जो बड़ा सा टुकड़ा होगा उसके मुकाबले उसका जो चूरन होगा, चूरन, वो ज्यादा प्रभावकारी होगा। यहां से कभी कभी एक एक दो दो नंबर के पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यहां से कभी कभी एक एक दो दो नंबर के पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। एक बार जरा इतना नोट कर लो फटाक से, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, नोट कर लो फटाक से, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगला देखो, कोई भी उत्प्रेरक किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए ही इस्तेमाल होता है। समझो जरा, 3 एग्जांपल मैं इसके लिखूंगा, 3 एग्जांपल लिखूंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है आपको, देखो ये भी गैस ही है, चलो अच्छा जैसे समझना बात को। ठीक है, मैं 3 एग्जांपल लिख रहा हूं, 3 एग्जांपल से आपके दिमाग में क्लियर कर दूंगा कि क्या ये कहना चाहते हैं बात को। ठीक है, क्या ये बात को कहना चाहते हैं, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, क्या ये बात को कहना चाहते हैं। ठीक है, क्या ये बात को कहना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या बनेगा, एल्डिहाइड, यहां बनेगा एल्कोहल, यहां बनेगा एल्कोहल, और यहां बनेगा मेथेन प्लस, देख लो पर 3 6 में 4 यूज कर लिया और जल बनेगा। ठीक है, यहां कितना होगा, 3 1 4, 2 होंगे, वहां 2 होंगे। ठीक है, ये तीनों अभिक्रियाएं ध्यान से देखो। ठीक है, तीनों अभिक्रिया ध्यान से देखो, और तीनों अभिक्रियाओं में देखो कैटलिस्ट यूज कर रहा हूं। यहां कॉपर है, यहां निकल है, यहां Cu के साथ Zn है, Cu के साथ Zn है, और साथ में क्रोमियम का ऑक्साइड। अब तीनों अभिक्रियाओं को ध्यान से देखो, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बचा है। ठीक है, तीनों अभिक्रियाओं को ध्यान से देखो और आप ये पाओगे कि सर यहां पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है, यहां पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है, यहां पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस सेम है, सेम, बट इनके जो रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं वो अलग अलग हैं। यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है। तो सर कैटलिस्ट जो होते हैं वो तय करते हैं कि बनेगा क्या। वही कह रहे हैं कि कोई भी उत्प्रेरक किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए ही इस्तेमाल होता है। एक बच्ची कह रही थी, बच्चा कोई कह रहा था कि सर कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। नहीं भैया, जो कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं वो ये बताते हैं कि क्या आपका उत्पाद बनेगा। देख लो, अभिकारक सेम है, देख लो तुम, अभिकारक सेम है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, अभिकारक सेम है, अभिकारक के सेम होते हुए भी उत्पाद अलग अलग बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां कैटलिस्ट अलग अलग लिए गए। समझ रहे हो ना, अभिकारक सेम है, उत्पाद अलग अलग बन रहे हैं क्योंकि कैटलिस्ट अलग अलग लिए गए। तो जो कैटलिस्ट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर अभिक्रिया के लिए ही होते हैं। कोई भी अभिकारक है तो किसी पर्टिकुलर अभिक्रिया के लिए फिक्स किया गया है। जिसको अभिक्रिया क्या हो रही है नहीं समझ में आ रहा, एक बार बैलेंस कर लो। कार्बन का एक है, कार्बन का एक है, हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का एक है, ऑक्सीजन के, बैलेंस है ना। हाइड्रोजन के यहाँ 4 हैं, 3 1 4, यहाँ हाइड्रोजन के 4 हैं, कार्बन का एक है, ऑक्सीजन का एक है, बैलेंस है। कार्बन का एक है, ऑक्सीजन का एक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन के 6 हैं, 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, कार्बन मोनोऑक्साइड भैया, ये फॉर्मेल्डिहाइड।
ये फॉर्मेल्डिहाइड लिख देता हूं, ये फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ये है मेथिल अल्कोहल, और इसका नाम नीचे का जानते हो तो बचपन से जानते हो, ठीक है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है बल्कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते। अब लो फंस गए ना, हमको तो आप लोग बहुत चिल्ला रहे थे, डांट रहे थे, चिल्ला रहे थे, सर आप गलत पढ़ाते हैं। जब मैं आपको पढ़ाता कि उत्प्रेरक जो होते हैं अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते, और अब देखो इन्होंने पॉइंट खुद लिखा है, चाहो तो एनसीईआरटी उठा लो, एनसीईआरटी में अगर मेंशन नहीं किया होगा तो आपकी भारतीय भवन में मेंशन किया गया है ये पॉइंट, चाहो तो उठा के देख लो, लिखा है बल्कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। मींस जो उत्प्रेरक होते हैं जिन्हें कैटलिस्ट कहा जाता है वो असल में केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, जिन्हें हम पॉजिटिव कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। बट जो अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं उन्हें हम इनहिबिटर कहते हैं, और उन्हें हम निगेटिव कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। तो अभिक्रिया को प्रारंभ करने का कार्य उत्प्रेरक नहीं करते, अभिक्रिया के वेग को केवल और केवल बढ़ाने का काम ही क्या करते हैं, उत्प्रेरक करते हैं। सभा यहीं पर समाप्त की जाएगी, कल आएंगे तो इसके आगे के पॉइंट्स के बारे में चर्चा होगी, ओके। तो और बात करेंगे अन्य बातों की, ठीक है। कल संडे है तो डाउट क्लास होगी आपकी जितने बजे होती है, कल संडे की डाउट क्लास मिलेंगे, अपने डाउट्स लेकर रखिएगा, बात करेंगे डाउट्स की, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत बेहतर तरीके से लगे होंगे। सभी प्यारे बच्चों का वेलकम